शाहीन अफरीदी को आराम का मौका दिया गया है तीसरे टेस्ट मैच में, इस पर मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं कल साहब। एक तो ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हम T20 क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, यही वजह है कि तीसरे टेस्ट मैच के बाद चूँकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाना है और उन 5 मैचों की सीरीज़ को सामने रखते हुए शाहीन को आराम दिया गया ताकि वो T20 क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल पाएँ, या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले भी होना है। तो आपको लगता है कि एक ये वजह हो सकती है, या फिर वाकई आप ये समझते हैं कि उनको जितना भी वक्त मिला है, उन्होंने चूँकि इन 2 टेस्ट मैचेस में बहुत लंबी बॉलिंग भी की है, खासे ओवर्स उन्होंने किए हैं इन 2 मैचेस में, तो वाकई उनको इसलिए आराम दिया गया कि उन रिकवर हो जाएं ज़्यादा बेहतर, और फिर पाकिस्तान के लिए जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान जाए तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से ना सिर्फ खुद खेल सकें बल्कि टीम की क़यादत भी कर सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 100 ओवर्स किए हैं इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस, और एज ए फास्ट बॉलर ये दिस इज़ टू मच। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इट्स ए गुड डिसीजन कि शाहीन को रेस्ट दिया जा रहा है ताकि वो आगे जो आ रहे हैं 5 T20 मैचेस आ रहे हैं न्यूजीलैंड में, वो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अच्छा आप लेकिन इस ख्याल से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में तरजीह जो है वो T20 क्रिकेट या शॉर्टर फॉर्मेट है वो ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि हमारे जितने प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, कितने प्लेयर हैं जो 4 डे मैचेस की परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। इट इज़ द PSL टीम में आप परफॉर्म करें, T20 में परफॉर्म करें, तो आप जो टेस्ट भी खेल जाते हैं, आप 1 डे भी खेल जाते हैं। तो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें 4 डे मैचेस को जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए। वहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस देखें, वहाँ से हम टेस्ट क्रिकेट में लेके आएँ, देन 1 डे मैचेस एंड देन इनटू द T20 गेम्स। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये हमारा जो थिंकिंग है, माइंड सेट है, हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे प्लेयर्स को लेना पड़ेगा इनटू द टेस्ट क्रिकेट 1 डे एंड देन द T20 गेम्स। ठीक है, अच्छा करण साहब, ये मौजूदा दौर में जब हम अपनी T20 टीम की बात करते हैं तो अगर हम इंडिया को देखते हैं तो मुख्तलिफ अंदाज़ है काम करने का, उनकी क्रिकेट मैनेजमेंट के एतबार से, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करने के एतबार से। इसी बरस पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो आप समझते हैं कि अभी से हमें ये जहन बना लेना चाहिए कि कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में हो सकते हैं और हमें उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? बहुत अच्छी बात की, कल मैंने इसी बात पे इशारा दिया था। आप देखें कि जब इंडिया ने इम्प्रूव करना था तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को अंडर 19 में लेके आए। 5 to 6 ईयर्स उन्होंने राहुल द्रविड़ को अंडर 19 में रखा, फिर एक खेप तैयार की और फिर उसके बाद उसको वो लेके आए इंटरनेशनल टीम में। तो इसी तरह हमें भी अपने जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा कोई भी प्लेयर जब इंटरनेशनल टीम में आता है तो आप देखें उसमें वो कोई इम्प्रूवमेंट हम नहीं देखते, जो जिस तरह वो आता है उसी लेवल पे वो खेलता जाता है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है जो कि होनी चाहिए हमारे NCA के अंदर, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। और सेकेंडली हमें डिफरेंट फार्मेट्स के लिए डिफरेंट टीम्स पे जो है फोकस करना पड़ेगा। T20 फार्मेट एक डिफरेंट फार्मेट है, टेस्ट एक डिफरेंट फार्मेट है, और 1 डे डिफरेंट है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये आपका बड़ा जेन्युइन और पर्टिनेंट पॉइंट है कि हमें एक रिजर्व पूल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जिस टीम में भी किसी प्लेयर अनफिट हो जाए तो उसमें वो जाके परफॉर्म कर सके, रिजर्व पूल का कोई भी प्लेयर। लेकिन कल साहब, ये जो आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात की है कि वहाँ पर मुनासिब अंदाज में काम नहीं हो पाता, ना तो फंड्स की कमी है, ना सहूलियात की कमी है, ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको हुकूमत की तरफ जाना पड़े, किसी और तरफ देखना पड़े, या फिर आपको कोई प्राइवेट लोगों की तरफ देखना पड़े फंड्स के लिए। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी वो जो एक इंतज़ाम है वो बेहतर तरीके से क्यों नहीं है? प्रोफेशनल लोग बैठे हुए ना, क्रिकेटर्स वहाँ पर है। बात आपकी ठीक है। देखें, सबसे पहली चीज़ आती है पैशन, कि जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कितना पैशन है कि वो क्या देना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को। अनफॉर्चुनेटली जो टीम में चला जाता है, जो वहाँ पे चला जाता है, वो बट आई एम सॉरी टू से कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे। उनके अंदर वो पैशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, वो डिलीवर करने की जो है ना वो विल नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग जो वहाँ पे जाते हैं उनके अंदर वो विल हो कि हमने ये काम करना है, हमने ये 10 प्लेयर्स पाकिस्तान को देने हैं। जो बैट्समैन हैं वो बैट्समैन पे काम करें, जो बॉलर्स हैं वो बॉलर्स पे काम करें, और इसी तरह फील्डिंग को जो है वो टीम की ओवरऑल फिटनेस और फील्डिंग को देखे। ठीक है, आपके ख्याल में पैशन नहीं, उसकी कमी नज़र आती है? पैशन की कमी है और कमिटमेंट डेडिकेशन की कमी है। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं करण साहब। बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो लोग वहाँ पर लगाते हैं, ये तीनों चीज़ें आपके ख्याल में नज़रअंदाज होती हैं या कहीं ना कहीं समझौता किया जाता है इन चीज़ों के ऊपर? मैं नहीं समझता। आप मुझे ये बताएं कि कौन से पाकिस्तान के ऐसे कोचेज़ हैं जिन्होंने ये कहा
कि भाई ये मैंने 4 प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान को दिए हैं। आज आप अगर आप इंडिया की बात करें तो राहुल द्रविड़ ने पूरे का पूरा एक बेंच जो है ना पीछे बैठाया हुआ है, नेशनल टीम के पीछे एक और पूरा खेप है। हमारे पास कौन से प्लेयर्स हैं? अगर एक फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए, नसीम शाह जब अनफिट हुआ तो हमारे पास बॉलर ही नहीं था। तो देखें बात यह है कि उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार करना है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब भी किसी को कोई असाइनमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल मिले तो सबसे पहले उनसे पूछें कि ये 10 प्लेयर्स हैं, इसके अलावा कौन से प्लेयर्स आप देखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिनको आप ग्रूम करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो ताकि एक पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो इकट्ठा किया जाए, उनको तैयार किया जाए ताकि कल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। तो दिस इज़ लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ पैशन। कल साहब जब हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं, 2 तब्दीलियाँ हुई हैं, जैसे कि इमाम को ड्रॉप किया गया एक तो हम किसी भी खिलाड़ी को जब शामिल नहीं करते टीम में तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम उनको आराम दे रहे हैं। तो ड्रॉप करने में, जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर ये कहने में क्यों हम हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं कि हम ड्रॉप कर रहे हैं? इमाम को भी तो ड्रॉप ही किया गया ना ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर। बिल्कुल ड्रॉप किया गया और पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। और मेरे ख्याल में हमेशा इंसान को बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। साइम अयूब को अगर हम पहले टेस्ट में खिलाते, 3 पूरे मैचेस देते तो शायद पाकिस्तान आज एक मैच जीत चुका होता। तो मैं समझता हूँ कि बोल्ड डिसीजंस, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मोहम्मद हफीज़ जो है, जो अभी जस्ट उनको ये असाइनमेंट मिली है, ही विल टेक बोल्ड डिसीजंस। और एट द एंड ऑफ द डे आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड में अंडर दी डायनामिक लीडरशिप ऑफ मोहम्मद हफीज़। शान मसूद फिर दब तो नहीं जाएंगे कहीं मोहम्मद हफीज़ के साए में या उनके इख्तियारात के नीचे, या फिर वो रूल करना शुरू कर देंगे तो कप्तान कहीं दाएं बाएं हो जाएं? शान मसूद जो है ना वो एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और वो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। और मोहम्मद हफीज़ को भी पता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट जो शान मसूद की है, दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये दोनों मिल के एक बहुत अच्छी टीम बनेंगे और एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सप्लीमेंट भी करेंगे। कल साहब ये जो शान मसूद वाला मामला है, आप समझते हैं कि जब आपने उनको टेस्ट मैच के लिए कप्तान का ऐलान किया है तो फिर साथ ही साथ उनको वनडे का फॉर्मेट का भी कप्तान का ऐलान कर देते कि वही वनडे में भी पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, या फिर कुछ देखने की, कुछ इंतज़ार की पॉलिसी है, वो आपको बेहतर लगती है? मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। प्रॉबली ये मिस्टर ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान जो भी बातचीत हुई, ये उन्होंने जानबूझ के एक वेकेंट छोड़ा है ताकि प्रॉबली बाबर आजम को जो है ना वो मे बी जिस तरीके से, बुरी तरीके से, एज ए द चैम्पियन बैट्समैन, डेफिनेटली द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, जिस डिसग्रेसफुल तरीके से उसको उतारा गया फ्रॉम द कैप्टनसी, तो आई थिंक वो एक रखा गया है ताकि मे बी एट ए लेटर टाइम फ्रेम उनको खुश किया जा सके।